हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और बच्चों, अभी तक हम लोग इसमें 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आपका देख चुके हैं। पालमपुर की गांव की कहानी को हमने पढ़ा, संसाधन के रूप में लोगों को हमने देखा, और आज बच्चों हम देखेंगे आपका निर्धनता एक चुनौती। और इसमें हम लोग आपका समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी निर्धनता यानी कि गरीबी एक चुनौती क्यों बनी हुई है। क्या मानव के सामने, जो व्यक्ति उसके सामने ही चुनौती है, या फिर सरकार और समाज के सामने, देश के सामने भी एक आपकी समस्या बनी हुई है? इन सब विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर आपके समक्ष है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। कहने जो आपकी निर्धनता है, जो आपकी गरीबी है, एक चुनौती बना हुआ है। इसके विषय में हम लोग आपका देख रहे हैं, क्यों है निर्धनता एक चुनौती। इसके विषय में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और ध्यान रखिए बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अवलोकन हम सबसे पहले करते हैं। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। कह रहे कि भारत के सामने अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारी कठिन चुनौतियों में से एक आपकी सर्वाधिक कठिन चुनौती क्या है, यही है स्वतंत्रता के बाद। उदाहरण द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता की प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं, और कह रहे कि जिस तरह की चीजें बनी हुई हैं उनका जो आपका दृष्टिकोण है उस पर हम लोग आपकी चर्चा करते हैं। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। कह रहे चाहे भारत हो और चाहे विश्व हो, उसमें जो आपके निर्धनता रेखा की जो अवधारणा है, उस अवधारणा के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। निर्धनता के कारणों में एवं सरकार द्वारा दिए गए निर्धनता निवारण के उपाय की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की अधिकरण अवधारणा को मानव निर्धनता की एक विस्तृत करके अध्ययन में संपन्न किया जाता है। क्या हम इसको देखते हैं और इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं परिचय पर। परिचय मेन जो आप चैप्टर शुरू हो रहा है वो आपका यही है। सबसे बड़ी बात हम देखेंगे, एक आपकी चुनौती है, और भारत और विश्व में जो आपका निर्धनता की प्रवृत्ति है, उस निर्धनता की जो रेखा की अवधारणा है, उसको हम लोग आपका जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से। ठीक है, देखिए, आपने दैनिक जीवन में हमें अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं और शहरों में भारी झुग्गियों में रहने वाले भी लोग हैं। वे निर्माण कार्यों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हो सकते हैं और ढाबे में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे छेड़ों के साथ बच्चे भी भिखारी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर आपकी निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर एक 5वां व्यक्ति निर्धन है। अगर हम लोग गरीबों की बात करें तो देश का जो हर एक 5वां व्यक्ति है वो क्या है, आपका निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि भारत 2011-12 में भारत में मोटे मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि लगभग 27 करोड़ निर्धनता में जीते हैं। यानी कि 2011-12 की अगर हम लोग डाटे को देखें तो हमको पता चलेगा कि 270 मिलियन यानी कि टोल मिला के 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपके निर्धनता यानी कि जो आपके गरीबी में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सर्वाधिक निर्धनता निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस गंभीरता की चुनौती को दर्शाता है। क्या करता है कि ये बताता है कि भारत में कितनी निर्धनता है, क्या उसकी स्थिति बनी हुई है, और उस पूरी स्थिति को हमको समझाता है और आपका बताता है कि गरीबी क्या है, एक बहुत बड़ी आपकी समस्या जो है आपकी बनी हुई है। ठीक है, ये हमको समझना है।
देखिए, शहरी निर्धनता, हम बात कर रहे हैं आपका शहरी निर्धनता की। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमाता है। यह 6 सदस्यों के परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और कह रहे कि 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए ये 1500 रुपये आपके पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक के बच्चे की 4 बच्चे शामिल हैं। यानी कि उसकी पत्नी भी है, 6 माह से लेकर 12 साल तक के बच्चे भी उसके बीच में शामिल है। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन पिता श्रमिक अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसन और हजारीबाग में रहते हैं। उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के शहरी क्षेत्रों में स्थित भीड़ बस्ती में किराए के एक मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी की खपरेल से बना एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी साता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है तथा 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा पाती है, पर यह उन सबके लिए काफी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमाता है और उससे लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े भी तभी खरीदते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। विलासिता मतलब अगर उनको जूते मिल जाए तो मान लीजिए उनके लिए मनोरंजन जैसी चीजें हो जाएंगी। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। अब देखिए, एक व्यक्ति के गरीबी के जीवन की स्थिति को बताया है कि उसकी कैसी स्थिति है और कैसे वो अपना काम कर रहे हैं, कैसे वो अपना पारिवारिक चीजों को आपके चला रहे हैं। आपको इस चैप्टर में उन सबको चीजों को समझने में और आपको देखने में आपको मदद मिलेगी कि उनके लिए वास्तविक रूप से गरीबी यानी कि निर्धनता क्या है, वो किसको गरीबी मान रहे हैं, कैसी है निर्धनता, क्या चीज है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। एक है उधर ग्रामीण निर्धनता। अब गांव की थोड़ी आपके निर्धनता के विषय में एक बार हम लोग आपकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। अनियमित होता है तो वह आय भी वैसी होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। और कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उसे अगर वो पूरे दिन मेहनत करे तो उसको क्या मिलेंगे, पूरे दिन की मेहनत के लिए केवल 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे वस्तु के रूप में कुछ गेहूं, दाल, थोड़ी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता है। कह रहे कि 8 सदस्यों का परिवार है और 2 वक्त का भी जो भोजन है वो आपका नहीं जुटा पाता है। लक्खा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिला पूरा दिन खेतों में चारा काटने के बाद खेतों में जलाने के लिए लकड़ी बीनने में ही आपके गुजारा होती है। उसके पिताजी को तपेदिक के मरीज थे। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उनकी मां अब बीमारी से ग्रस्त है। उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण यानी कि नष्ट हो रहा है। यद्यपि गांव में प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां नहीं गया। उसे 10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े पहनना और कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यह तक कि परिवार के लिए साबुन तेल भी एक विलासिता है। यानी कि उनको साबुन मिल जाए शरीर पर लगाने के लिए, सर में डालने के लिए तेल मिल जाए, वो भी एक विलासिता है। यानी कि गरीबी की जो आपकी चरम सीमा है, आप उसको यहाँ देख सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं।
यानी कि गरीबी क्या चीज होती है ये आप इसमें बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि गरीबी जो है बच्चों वो हर एक आयाम पर, हर मोड़ पर आदमी को तोड़ती है। ऐसा ही कुछ यहाँ है पर है इन दोनों व्यक्तियों के साथ। आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि जब आदमी के पास पर्याप्त रोजगार नहीं होता, पर्याप्त संसाधन या आपकी चीजें नहीं होती, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। माना जब आपका संसाधन नहीं बन पाता, कोई स्किल उसके पास नहीं होती, खाली एक अकुशल आपका श्रमिक रहता है, तो उसे कार्य को आपके निरंतर नहीं मिलते और जो काम मिलते हैं उसमें उसको पर्याप्त वेतन आपका नहीं मिल पाता। अब बताइए एक व्यक्ति के लिए आज के समय में 50 रुपए प्रतिदिन काम करना यानी कि महीने के 1500 रुपए कैसे संभव है कि वो अपना परिवार चला पाए। आज के समय में दो व्यक्तियों के परिवार को चलाने के लिए भी वो पैसा अब आपका पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? जबकि आप लोग खुद देख पाएंगे कि उसे अपना पूरा परिवार चलाना है। ठीक, तो ऐसे में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धन से संबंधित मुद्दों का पर अपनी चर्चा करें। पहले भूमिहीनता। अच्छा, भूमिहीनता किसे कहोगे? यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी जमीन ना हो, वो कैसा है? भूमिहीनता है। मान लीजिए गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक भी बीघा, एक भी एकड़ आपके पास भूमि नहीं है, तो वो कैसा है? भूमिहीन व्यक्ति है। दूसरा है बेरोजगारी। कौन है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का मतलब है लोगों को उनके अनुसार कार्य ना, काम ना मिलना। अब देखिए अगर कोई आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर उसको काम नहीं मिलता है तो वो क्या है? बेरोजगार है। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि बेरोजगारी किस अपने चरम स्तर पर है, कितने लोग प्रति वर्ष आपके बेरोजगार हो रहे हैं, इसके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा की। और आप इसको और भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो और बहुत अच्छे से देख सकते हो। परिवार का आकार की बात करें कि क्या है परिवार का आकार, निरक्षरता क्या है, खराब स्वास्थ्य कुपोषण क्या है, बाल श्रम क्या है, असहायता क्या है, परिवार का आकार क्या है, बेरोजगारी क्या है, इन सब चीजों पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक बार यहाँ नजर डालिए। लखा की कहानी को हमने पढ़ा, कैसे व्यक्ति है, क्या कभी आप आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? देखिए सोच रहा है क्या वो नए कपड़े खरीद सकूंगा, उसके लिए नए कपड़े खरीदना भी एक विलासिता वाला जीवन बन चुका है। क्या बन चुका है? विलासिता वाला जीवन बन चुका है। यानी कि अगर नए कपड़े मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसी समय है, ये चीजें हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, उनको ध्यान देना। आगे देखिए, ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण और निर्धनता के अनेक आयामों को आपके दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूमिमारी और आशय का ना होना। यह एक स्थिति तब भी है जब माता पिता अपने बच्चों के लिए विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं कर पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना निर्धन लोगों की ऐसी स्थिति है जिनमें उनके साथ साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी संस्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति आपका निर्धनता में यानी कि गरीबी में आपका जीना नहीं चाहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अपने करोड़ों लोगों को दैनीय निर्धनता से बाहर निकालने स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया है कि वे भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यह सबसे
निर्धन व्यक्ति की मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। क्या होगा? सबसे अधिक जब ये क्या होगा कि भारत अगर निर्धन व्यक्ति से मुक्त हो गया, तभी हम कहेंगे कि मानवता है। और गांधी जी ने कहा था कि हमारे लिए सही मायनों में स्वतंत्रता वो है कि जब हम लोग सब लोगों की गरीबी दूर कर पाए, समानता, स्वतंत्रता और व्यवहार, ये सब चीजें कैसे हम लोगों को समान मिले, तो हम कह सकते हैं कि क्या हुए हैं हम बच्चों आपका आजाद हुए हैं। देखिए, आज भी हमारे देश में सब लोगों को समानता का अधिकार हमारे देश में कानून ने दिया है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा दुर्व्यवहार और बहुत सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। चाहे वो काम करने वाले व्यक्ति हों या फिर किसी भी स्तर में चीजें हों, तो कहीं ना कहीं हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती है। और आज भी हमारी एक समाज की सोच बनी हुई है कि जो लोग गरीब हैं वो आपका निर्धन है, दयनीय है, उनको बराबरी का, समानता का, ये सब चीजें अधिकार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। आइए आगे बात करते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। कह रहे जो सोशल आपके वैज्ञानिक हैं, जो सामाजिक साइंटिस्ट हैं, उनकी दृष्टि में यानी कि उनकी नजर में निर्धनता यानी कि गरीबी क्या है, इसको देखें। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचक के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोक्ता के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से कभी नहीं देखा जाता। सामाजिक उपजनों और सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य हो गया है। इस बॉक्स को देखें। क्या कह रहे हैं कि जो निर्धनता का विश्लेषण है, असुरक्षित चीजें हैं, सामाजिक अपजन है, ये निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य हो गया है कि जिस तरह से हम लोग पहले चीजें करते आ रहे हैं, जो हमने आपके गरीबी के जो आंकड़े बनाए हैं वो बहुत पुराने हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको कुपोषण में जो चीजें हैं उनको दूर करने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छता चाहिए, अवसरों के जो कमी हो रही तो उसको दूर किया जाए, अब समान अवसर की समानता हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, बराबरी का अधिकार हो, सम्मान हो, इस तरह की चीजें अगर हम लोग करें तो ये मान लीजिए ये सारी चीजें ही आपके बराबरी का जो दायरा है उस हक में आपको लाकर खड़ी करती है। तो थोड़ा सा इन सब पर आपका ध्यान देना चाहिए और इन सब पर आपका विचार करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो इतना बताइए। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो? देखिए, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू के विषय में हमने पढ़ा है, गरीबी क्या है, सामाजिक अपजन के विषय में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ऊपर जो हमने चीजों को पढ़ा है आप उनको ध्यान देखिए। निर्धनता के विषय में पढ़ा बेरोजगारी, परिवार का आकार छोटा या बड़ा, निरक्षर, खराब स्वास्थ्य यानी कि कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, ये सब मुद्दे पर अच्छे काम करिए। आप सभी बच्चे क्या करें, इनके विषय में भूमिहीनता क्या है, बेरोजगारी क्या है, परिवार का आकार क्या है, निरक्षरता क्या है, खराब स्वास्थ्य यानी कि पोषण, बाल श्रम, असहायता, इन सब पर 50-50 शब्दों में लिख के लाइए, कम से कम 50 शब्दों में, और मैक्सिमम 100 शब्दों के बीच आप इनको लिख कर लाइए, निबंध के रूप में लिख लीजिए। देखिए, हमने शहरी और जो चीजें हैं ग्रामीण, आपके निर्धनता, दोनों के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इनको जांच भी लिया है। आइए सामाजिक अपजन के विषय में पढ़ते हैं। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनता को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपजित रहकर केवल निर्दिष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपजन निर्धनता का एक कारण है और दोनों परिणाम प्रकट होते हैं। मोटे मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति तथा या उन समूह में सुविधाओं, लाभों और अवसरों पर आप
अपजीवित होता है, जिनका उपभोग दूसरे यानी के अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर की अपवित्र रखा गया है। इस प्रकार सामाजिक अपजन लोगों की आय में बहुत कम नहीं है, बल्कि इसमें कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है कि कहीं अधिक जो है अपनी क्षति भी इसमें पहुंचा सकता है। ठीक। असुरक्षा निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे कि किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्ति जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की भावी वर्षों में निर्धन होने के या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धन संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में जीविका की खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्प होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, आतंकवाद आदि में इनमें से समूह के समक्ष विद्वान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण जोखिम से निपटाने की सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है तो चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप, फिर नौकरी उपलब्धता में कमी होती है। दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी प्राकृतिक गतिविधि घटित हो जाए तो लोगों को चीजें कैसी होती हैं, बहुत मुश्किल, और आपको उसको आप देखिए अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जहां पर प्राकृतिक भूकंप, बाढ़, सुनामी इस तरह की चीजें आ जाए तो वहां पर क्या होती है, रोजगार संबंधित जो आर्थिक क्षमता है वो आपकी कमजोर होती है। और या फिर किसी तरह की जो अनस्टेबिलिटी मिल जाए तो उसमें भी क्या होती है, आपकी बहुत सारी समस्याएं हमको देखनी पड़ती हैं और बहुत सारी समस्याएं हमको देखने के लिए इसमें मिल जाती हैं। तो इनको हमको देखना चाहिए और इन पर हमको गौर भी करना चाहिए कि क्या चीजें हैं और किस प्रकार की चीजें हैं। इनको हमको विशेष रूप से समझना भी चाहिए। ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें थी अपजन में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निर्धनता रेखा, गरीबी लाइन। आपने सुना होगा कि ये निर्धनता रेखा से ऊपर है, ये निर्धनता रेखा से नीचे है, ये निर्धनता रेखा से बहुत ऊपर है। सरकार भी कुछ इसी निर्धनता रेखा के अनुसार ही बहुत सारी चीजें आपका डिसाइड करती है। तो इन सब चीजों को हमको देखना है और इन सब चीजों को हमको समझना है। चलिए यहाँ तक इतना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई ऐसी क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, पूछ सकते हैं बच्चों आप मेरे से। चलिए ध्यान दीजिए, देख लिया। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। किसकी होती है? निर्धनता रेखा की अवधारणा। निर्धनता के अवलोकन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय और उपभोग के स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे चल जाएं जो मूल आवश्यकता में दिए गए समूह को संपूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुएं, कलाएं विभिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी हो सकती है। प्रत्येक देश की काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करता है जिसके विकास और उसके न्यूनतम स्वीकृति सामाजिक मापदंडों के वर्तमान के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अभी भी कार रखना एक विलासिता है। तो हर व्यक्ति के हैं, हर जगह क्या है, अलग अलग बाप के पैमाने हैं और निर्धनता को बनाने के, निर्धनता को घोषित करने के, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, कैसा है सबके यहाँ?
निर्धनता जो है अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो देखिए, अब हम एनएसएसओ जो है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको सिंपल चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक लाइन खींच दी। अभी लाइन मैंने ऐसा बनाया है, जो इस लाइन से नीचे है वो निर्धन है, कुछ और नीचे होंगे, कुछ और नीचे, कुछ और नीचे, कुछ इसके ऊपर होंगे, कुछ इससे ऊपर होंगे, कुछ बहुत ऊपर होंगे। तो ये बहुत अमीर हैं, ये अमीर हैं, ये ठीक है, ठीक है, ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब है और ये बहुत ज्यादा गरीब है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी लाइन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने देखा कि बाप की निर्धनता एक चुनौती किस प्रकार से हमारे देश समाज के सामने बनी हुई है और हम कैसे इसको बाप का तय करेंगे, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।